दिल्ली में एक सेठ होते हैं, नामी गिरामी सेठ होते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होती और दोनों पति-पत्नी होते हैं, उनका एक बेटा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। दुनिया का ऐसा कोई नशा नहीं होता जो उसने ना करा हो। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उसके पिताजी यही सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये जिएगा भी ज़्यादा दिन नहीं, तो वो अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की देखते हैं क्योंकि उनका घर चलाने वाला कोई नहीं था, तो वो एक लड़की की तलाश करते हैं कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो उनका बिज़नेस भी सँभाल सके। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। दिल्ली में एक सेठ होते हैं, उन्होंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया-लिखाया था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया था, उसने ग्रेजुएट अच्छे से कंप्लीट किया था। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में था तो उसको काफ़ी सारा पैसा मिलता था घर से, जो उसके बहुत सारे दोस्त भी थे क्योंकि वो बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाले का लड़का था, तो उसे बहुत पैसे मिला करते थे, बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। जब बहुत सारे दोस्त बन गए थे तो वो नशा करना शुरू कर देता है और जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, जब तक वो सारे नशे करने लगता है। 3 साल हो जाते हैं, 3 साल में उसने ऐसा कोई नशा नहीं छोड़ा था जो कि उसने ना करा हो। उसे नशे की बहुत बुरी लत लग जाती है और जब उसे नशे की लत लग जाती है तो उन्होंने एक ड्राइवर को रख रखा था घर में, जो कि उनके बेटे से 3-4 साल बड़ा था। वही उसका ध्यान रखता था हमेशा, कहीं उसके साथ हमेशा रहता था। जब वो नशे में इतना ज़्यादा धुत हो जाता था, तो घर आने की हालत में नहीं होता था, तो वही उसे लेकर आता था अपने घर और लाकर पटक देता था। यही होता था। जब उसके माँ-बाप को बहुत चिंता होने लग गई, उसके पिता यही सोचते थे कि जब ये इतना नशा करने लगा है, अब इसका क्या होगा? उसको नशा मुक्ति केंद्र में भी डालते थे। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो जब नशा ज़्यादा करने लगता था, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो उसे वहाँ डाल देते थे। जब वो ठीक हो जाता था, आता था, 1.5-2 महीने तक वो ठीक रहता था बिल्कुल, और जब वो ठीक हो जाता तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये नशा करता है, बिल्कुल ठीक हो जाता था। और जब लेकिन उसे नशे की लत लगती थी, तो दोबारा से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती थी। यही सब गुज़र रहे थे, उसके पिता सोचते हैं, अब उनको ये लगने लगा था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ज़्यादा दिन जी भी नहीं सकता, तो उन्हें टेंशन होने लगती है। फिर वो सोचते हैं कि एक अच्छी-सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा देता हूँ, हो सकता है शादी के बाद ये सुधर जाए, और नहीं भी सुधरेगा तो जब वो इसकी पत्नी आएगी, बहू आएगी, तो बहू हमारा बिज़नेस सँभालेगी। किसी ऐसी लड़की को वो देखते हैं, तो उनका राज जयपुर में एक दोस्त होता है, तो वो उससे बोलते हैं कि अगर कोई लड़की हो ऐसी सीधी-सादी। उनके दोस्त को उसके बेटे के बारे में सब कुछ पता था, बॉबी के बारे में, बॉबी उसका नाम होता है, कि कैसा है ये वो उसको बताते हैं कि कोई गरीब घर की लड़की हो, संस्कारी हो, पढ़ी-लिखी हो, तो बताओ लड़के के लिए और शादी करवा देंगे, तो आगे बिज़नेस सँभालने वाला तो कोई हो जाएगा। तो उनके यहाँ एक मुनीम जो काम करता था उनके दोस्त के यहाँ, उनकी एक बेटी होती है, पढ़ी-लिखी होती है, खूबसूरत होती है देखने में। वो रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के थे, फिरोज़ाबाद के, लेकिन वो अपनी पत्नी के और अपनी बेटी के साथ, मुनीम उनके वहीं रहते थे, उनके दोस्त के यहाँ। तो वो अपने मुनीम से बात करते हैं कि तुम्हारी एक बेटी है और मेरा एक दोस्त है जो दिल्ली में रहता है, बहुत पैसे वाला है, साथ पूछते बैठकर खाएँगे, इतना पैसा है, उन्हें एक लड़की चाहिए शादी के लिए जो कि अच्छी हो, संस्कारी हो। तो उनका मुनीम उनसे बोलता है अपने सेठ से कि जब उनका बेटा इतना पढ़ा-लिखा है और इतना पैसा है उनके पास, तो वो मेरी गरीब लड़की से शादी क्यों करेंगे? वो अपने बेटे के लिए कोई मामूली लड़की क्यों देख रहे हैं? तो वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत नशा करता है वो, और ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए वो एक सीधी-सादी लड़की कि शायद उनका बेटा सुधर जाएगा। तो फिर भी उन्हें ये बात अजीब लगती है उसके मुनीम को, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं, जब वो बताते हैं कि सेठ है, इतने बड़े हैं, नामी-गिरामी हैं दिल्ली के, तो वो अपनी बेटी की शादी उससे तय कर देते हैं। जब शादी तय तय कर देते हैं तो ये जो दिल्ली के सेठ होते हैं वो वहीं जाते हैं जयपुर में, दोनों की धूमधाम से शादी करते हैं। जब वो 1 डेढ़ महीने के लिए आता है, ठीक-ठाक होता है, इन्हीं बीच में वो 1 डेढ़ महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर उसकी शादी कर देते हैं और शादी बिल्कुल ठीक-ठाक होती है क्योंकि उसको कुछ भी ऐसा नहीं था, जब वो ठीक होके आता था तो बिल्कुल नॉर्मल रहता था। शादी होके बड़े ही धूमधाम से विदा करवा कर 5 स्टार होटल में शादी करते हैं जयपुर में, और वो विदा कराकर अपनी बहू को ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं दिल्ली। जब यहाँ आ जाते हैं तो 2 दिन बिल्कुल सही रहते हैं। तीसरे दिन जब रात को सोते हैं, आधी रात को नेहा की आँख खुलती है तो बॉबी वहाँ नहीं होता है, तो वो उठती है, उसको फ़ोन मिलाती है, वो फ़ोन नहीं उठाता, तो वो उठकर अपने सास-ससुर को जगाती है और उनसे कहती है कि पता नहीं ये कहाँ चले गए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है।
तो उसके जो सास-ससुर थे उन्हें तो पता था कि वो कहाँ गया है और वो कहते हैं कि कहीं नहीं गया होगा, यहीं होगा। तो वो उसको ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं कि कहाँ हो तुम? तो वो कहता है कि वही सर वही इनको लत लगी थी, अब जब तक इनको पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक ये मान नहीं जाएँगे तो कैसे ला सकता हूँ। अपने सर से वो अपने ऐसे बोलता है, लेकिन उसके जो सास-ससुर होते हैं अपनी बहू से बोलते हैं कि वो किसी दोस्त की पार्टी में गया है, जब उसका फ्री हो जाएगा वो आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, टेंशन फ्री होकर सो जाओ अपने कमरे में। वो अपने कमरे में चली तो जाती है, लेकिन उसको टेंशन होती है कि कहाँ चले गए, नहीं गए, उसको नींद नहीं आती। जब रात को साढ़े 3-4 का टाइम होता है, तो उसको लेकर आता है, जो ड्राइवर होता है उसको लेकर आता है। ड्राइवर का नाम सुधीर होता है, उसको लेकर आता है और लाकर उसको सोफ़े पर पटक देता है बाहर ही। ये सोफ़े पर पटक देता है और एक दूसरे सोफ़े पर खुद भी लेट के सो जाता है। थोड़ी देर बाद बेल बजती है फ़ोन की, तेज़ बेल की आवाज़ सुनकर जब उसकी पत्नी आती है, फ़ोन देखती है, तो बेल की आवाज़ सुनकर सुधीर भी उठ जाता है ड्राइवर। तो वो उससे पूछती है कि इन्हें क्या हुआ है और ये कैसे पड़े हुए हैं? तो वो कहता है कुछ नहीं, इन्होंने थोड़ी पार्टी में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए ये नशे में है अभी। तो वो अपने सास-ससुर को जगाती है और फिर उनसे कहती है कि देखिए इनकी क्या हालत है और ये है, वो है। तो उसे टेंशन बहुत थी उसकी, क्योंकि उसने ऐसी हालत में उसको पहली बार देखा था बॉबी को। तो वो कहती है कि इन्हें यहाँ तो मच्छर काट लेंगे और मुझे इनकी बहुत चिंता है, आप इन्हें मेरे कमरे में पहुँचा दीजिए, वहाँ लिटा दीजिए बेड पर। उसकी ये चिंता देखकर उसके माँ-बाप की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं कि बहू इतना प्यार करती है और हमने धोखे से शादी करवाई है उसकी। तो सुधीर उसे उठाकर उसके कमरे में लेटाया आता है। अब दूसरा दिन हो जाता है, सुबह हो जाती है, 11-12 बजे तक उसे कोई होश नहीं था, वो ऐसे ही पड़ा रहता है जैसे कि उसमें जान ही ना हो। जब वो ऐसे पड़ा रहता है, जब भी वो नहीं उठता, उठाने से भी नहीं उठता, वो बहुत परेशान रहती है उसकी पत्नी और उसे होश आता है 2-3 बजे के टाइम पे उसे होश आता है, तो वो नहाता-धोता है, खाना खाते हैं फिर दोनों पति-पत्नी। तो वो उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया और मैं आज के बाद आप लोग को ऐसा ना देखूँ, इतना नशा करना ठीक नहीं है, आपने इतनी ज़्यादा कैसे पी ली? आज के बाद ऐसा मत करना। तो उस टाइम तो वो खाना वगैरह खाते हैं और रात को जब वो सो जाते हैं, तो वो दोबारा से ऐसा ही करता है। 3 बजे फिर रात को आधी रात को वो फिर चला जाता है और फिर से उसकी पत्नी ऐसे ही परेशान रहती है। जब वो अपनी सास को जगाती है, तो उसकी सास उसको बोलती है कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। जब वो सारी सच्चाई उसे बताती हैं कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे इससे, इसे तो हमने ड्राइवर के सहारे छोड़ रखा है, ड्राइवर ही इसको सँभालता है और इसकी ऐसी-ऐसी हालत थी, हमने सोचा कि पत्नी के आने के बाद में शायद ठीक हो जाएगा, इसीलिए हमने उसकी अच्छी-सी लड़की देखकर शादी करवा दी तुमसे और हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। अब इतना सुनने के बाद तो उसको इतना धक्का लगता है कि उसको काटो तो खून नहीं, बहुत बुरी तरह उसे धक्का लगता है और वो बहुत रोती है, परेशान होती है और वो अपने घर पे भी फ़ोन लगा देती है। जब वो अपने घर पे फ़ोन लगाती है, तो उसका अचानक से मूड बदल जाता है और अपने माँ-बाप को ऐसी कोई बात नहीं बताती, नॉर्मल बात करती है जैसे बात करते हैं। उसके पिताजी पूछते हैं कि इतनी रात को फ़ोन कैसे किया है? तो वो कह देती है कि ऐसे ही याद आ रही थी आप लोगों की, इसीलिए फ़ोन कर दिया। आज नींद नहीं आ रही तो मैंने आपको फ़ोन कर लिया। ऐसे कहकर दिन निकल जाते हैं। वो बहुत परेशान रहने लगती है। फिर उसको दोबारा से नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है और इधर ये रिसर्च करने लगती है फ़ोन पर, सर्च करती है अच्छे से अच्छे डॉक्टर को उसके इलाज करवाने के लिए। तो एक अमेरिका में उसे पता लगता है कि वहाँ ले जाने से वो ठीक हो जाएगा। वहाँ एक पता करती है, तो वो अपने सास-ससुर से भी बात करती है इस बारे में, तो उसके सास-ससुर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, अब तक तो हमारा कोई था नहीं, हमने ड्राइवर के साथ उसे छोड़ रखा था। अब तुम आ गई हो तो हम सारे मिलकर इसे लेकर जाएँगे वहाँ। तो ऐसा ही होता है, जब वो आ जाता है नशा मुक्ति केंद्र से, तो वो एकदम ठीक-ठाक रहता है, कोई उसे वो दिक्कत नहीं होती। वो खुद इस नशे से बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन वो मजबूर था इस नशे के आगे। तो वो सारे उसका पासपोर्ट नहीं था, वो अपना पासपोर्ट तैयार करवाती है, उसके सास-ससुर का तो पासपोर्ट था। ये पाँचों मिलकर जाते हैं, वो पति-पत्नी, उसके माता-पिता और वो ड्राइवर सुधीर, सारे मिलकर अमेरिका जाते हैं, वहाँ उसका इलाज चलता है। 1 महीने बाद ड्राइवर वापस आ जाता है और फिर उसके सास-ससुर भी वापस आ जाते हैं, 2 महीने वहाँ रुकते हैं क्योंकि उन्हें बिज़नेस देखना था इसलिए वो भी आ जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ रहती है, 6 महीने वो उसके साथ रहती है, अच्छे से उसका इलाज चलता है और वो ठीक हो चुका होता है। ठीक होने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक हो गया है, अपना वहीं उसके साथ रहते हैं, घूमते-फिरते हैं, अमेरिका में बहुत अच्छी-अच्छी जगह जाते हैं, घूमते-फिरते हैं और
जब वो उसे तसल्ली हो जाती है ठीक हो गया, तो वो 1 डेढ़ महीना और वहाँ रहती है कि बाय चांस अगर कोई दिक्कत होती है तो यहीं के यहीं डॉक्टर हैं, तो मैं इन्हें दिखा दूँगी। इस बीच वो बहुत घूमते-फिरते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं वहाँ, जब वो उसे तसल्ली हो जाती है कि हाँ, मेरे पति अब ठीक हैं बिल्कुल, तो वो भी अपने घर वापस आ जाती है। जब वो आती है वहाँ अपने घर आती है दिल्ली, तो बहुत सारे रिश्तेदार उससे मिलने जाते हैं, क्योंकि नई-नई शादी हुई थी इनकी, जब तक तो कोई मिलने नहीं आया था, इन्हीं सब झमेलों में लगी हुई थी, साल भर ऐसे ही निकल गया था। बहुत सारे रिश्तेदार मिलने आते हैं और वो बहुत खुश होता है। उसके माँ-बाप भी आते हैं, लड़की के माँ-बाप आते हैं, जब उन्हें देखकर वो फूट-फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने अपने माँ-बाप को कुछ नहीं बताया था कि उसके ऊपर क्या बीती है। बहुत दिन बाद अपने माँ-बाप से मिली थी, तो वो भी उसे चुप कराता है, तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है और ऐसे मत रहो, अगर तुम ऐसे रहोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और तो उसे चुप कराता है, गले लगाता है, चुप कराता है। उसके बाद दोनों हर जगह घूमते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं दोनों और उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुज़रने लगती है। जितनी उसकी ज़िंदगी खराब थी पहले उतनी ही, और उसके सास-ससुर भी बहुत खुश होते हैं कि हमें बहू बहुत अच्छी मिली है। उसके आने से उनका बेटा एकदम से ठीक हो गया और दोनों पति-पत्नी हर जगह घूमते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।